हेलो फ्रेंड्स, अफजल ग्लोबल स्टडीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अफजल और मैं मोहम्मद अफजल आज आप सबके लिए लेके आया हूं भारत के भूगोल की एक लंबी श्रृंखला। तो आज के इस क्लास में हम भारत के भूगोल पढ़ने वाले हैं और आज से हम एक भारत के भूगोल की लंबी श्रृंखला का शुभारंभ कर रहे हैं। और इस श्रृंखला के अंतर्गत आज की जो हमारी पहली क्लास है उस क्लास में हम भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है। बिना स्किप किए आप इसको पूरी क्लास को पूरा देखिए। भारत के भूगोल से यानी भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स या जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा सकते थे उन सारे प्रश्नों को ध्यान में रख करके मैंने आज आप सबके लिए क्लास को तैयार किया है। तो बिना स्किप किए हुए पूरा क्लास देखिए और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जो ये क्लास होगी ये आप सबको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी आज की क्लास है वो है भारत की स्थिति और विस्तार, कि भारत की स्थिति कहाँ पे है और भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या किसी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, तो इस प्रकार की इससे इस टॉपिक से कई सारे प्रश्न आते हैं। तो इसको हम डीपली इसका अध्ययन करेंगे, एक सूक्ष्म अध्ययन करेंगे और मेरा ये प्रयास रहेगा कि सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट होती जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये महान क्लास। ओके, तो जैसे कि इसमें आपने देखा है कि भारत की स्थिति कह रहा है, तो यानी पृथ्वी, भारत कहाँ पे है पृथ्वी में। तो सबसे पहले हम भारत की स्थिति और विस्तार जानने से पहले पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि पृथ्वी क्या है। तो बहुत सारे लोगों का तो हम भारत की पृथ्वी के बारे में, तो आप सबको पता है कि हमारी पृथ्वी के है तो कुछ इस प्रकार के शेप है, यानी ये हमारी पृथ्वी है। ऐसा लोग कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है पूर्णतः गोल है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो पूर्णतः गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी की जो आकृति है वो जियाड आकृति है, जिसे हिंदी में हम भू आब कहते हैं। यानी पृथ्वी तो वो पूरी तरीके से गोल ना हो करके वो क्या है, कहीं कहीं पर चपटी हुई और कहीं कहीं पर उभरी हुई है। तो जो पृथ्वी हमारी है तो जहाँ यानी भूमध्य रेखा पर चपटी हुई है और ध्रुवों पर उभरी हुई है। तो इस कारण से इसका एक विशेष प्रकार की इसकी आकृति हो जाती है और वो आकृति है भू-आब आकृति। तो अगर आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी की वास्तविक आकृति क्या है, तो क्या बताओगे आप, तो वो है जियाड आकृति। ये आपने समझ लिया कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। अब आपने पृथ्वी देखा होगा फ्रेंड्स, तो पृथ्वी पर आपने कुछ प्रमुख यानी पृथ्वी का जो एक प्रतिरूप होता है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। तो पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप ग्लोब होता है और ग्लोब पर आपने कुछ विशेष प्रकार की रेखाएं भी देखी होंगी जिन्हें हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का बड़ा महत्व है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है, ये जो रेखाएं होती हैं तो बेसिकली ये जो रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, अर्थात इन रेखाओं का कोई वजूद या अस्तित्व नहीं होता है। वैज्ञानिकों ने इन रेखाओं को खींच के रखा होता है, अपने अध्ययन की सुविधा के लिए खींच रखा होता है, जिसमें बेसिकली जो अक्षांश रेखाएं होती हैं जिन्हें हम अंग्रेजी भाषा में लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये अक्षांश जो रेखाएं होती हैं ये पृथ्वी पर लेटी हुई इस तरीके से लेटी हुई रहती हैं, जिन्हें इसी कारण से हम लैटिट्यूड कहते हैं। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची हुई होती हैं। तो ये जो बेसिकली रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं का मतलब क्या होता है कि अक्षांश रेखाओं की सहायता से हम किसी स्थान की स्थिति का पता लगाते हैं और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम समय का पता लगाते हैं। ये मैंने थोड़ा आपको एक पहले क्लू दे दिया है। अगर हमारी अगली क्लास जब हम इस अपनी श्रृंखला में या फिर किसी दूसरे में अगर हम अपनी कोई नई क्लास लेके आएंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे बेसिक रूप से अक्षांश और देशांतर रेखा पर। लेकिन इस क्लास में हम तो सिर्फ हमारा फोकस रहेगा वो भारत की स्थिति और विस्तार का रहेगा। तो आपने हम बना लेते हैं एक चित्र उसका। तो कुछ इस प्रकार का पृथ्वी रहती है और कुछ इस प्रकार की रेखाएं इस पर आप देखते होंगे आपने। ग्लोब अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग इस प्रकार की रेखाएं आप लोगों ने देखी होंगी। तो जो ये रेखाएं मैं खींच रहा हूं फ्रेंड्स, यही रेखाएं हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। ये क्या है, अक्षांश रेखाएं। क्या है, अक्षांश, जिन्हें हम अंग्रेजी में कहेंगे लैटिट्यूड। क्या कहेंगे, लैटिट्यूड, ठीक है। और कुछ रेखाएं इसमें होती हैं फ्रेंड्स जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई होती हैं, यानी यहाँ से यहाँ की ओर खींची होती हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप देखोगे, इस प्रकार से तो ये जो रेखाएं होती हैं, ये जो रेखाएं इन्हें कहते हैं हम देशांतर। क्या कहेंगे, देशांतर कहेंगे। अंग्रेजी में कहेंगे इन्हें लॉन्गिट्यूड। क्या कहेंगे,
लॉन्गिट्यूड। तो अक्षांश रेखाओं का मतलब क्या हुआ, इसका मान इससे जो है हम किसी जो है स्थान का पता लगाते हैं और इससे हम समय का पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो है आपको इस प्रकार से एक ग्लोब आपको देखने को मिलेगा। कैसे हम स्थान का पता लगाते हैं और कैसे किसी जो है समय का पता लगाते हैं, किसी जो है अन्य क्लास में हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो भारत की स्थिति पे रहेगा। तो ये कुछ प्रमुख रेखाएं हैं जो ये जो है इस प्रकार से ग्लोब आपने देखा होगा। लेकिन अब इस ग्लोब के अगर हम दूसरा देखें तो इसमें जो है हमें कुछ प्रमुख रेखाएं भी देखने को मिलेंगी। उन रेखाओं के बारे में हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। ये तो आपने पूरी अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची और अभी हम कुछ प्रमुख रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। तो ये हमने ग्लोब देख लिया था। देखिए ग्लोब पे जो अक्षांश रेखाएं होती हैं तो वो 0 से यानी 0 डिग्री के ऊपर 90 होती हैं और 0 डिग्री के नीचे 90 होती हैं। उसी तरीके से जो एक देशांतर रेखा होती है वो आगे मैं क्लास में आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ हम जो है हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो भारत की ओर रहेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो हम कुछ प्रमुख रेखाओं की बात करेंगे कि ग्लोब पर हमारी कुछ प्रमुख रेखाएँ और होती हैं। देखिए एक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इस रेखा को, और ये जो है पृथ्वी को यानी 0 डिग्री पर ये रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुवत वृत्त, या इसे अंग्रेजी में हम इक्वेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। तो क्या करती है, अब ये जो रेखा का 2 कार्य होते हैं, इसका रेखा का जो प्रमुख कार्य होता है वो ये कार्य होता है कि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसके ऊपर यानी जो इसके ऊपर का जो हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो अभी हम प्रमुख रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके ऊपर एक रेखा और खींची हुई होती है, यहाँ पर ये खींची होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश पर। इसे कहा जाता है कर्क रेखा। इसे क्या कहेंगे, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री के ऊपर यहाँ पर एक रेखा और खींची हुई होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये क्योंकि नॉर्थ लगेगा क्योंकि ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध है, तो इसे कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। ठीक, और ऊपर ये हो जाएगा तो आपका ये जो ऊपर वाला भाग हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। ये प्रमुख रेखा हो गई। अब 0 डिग्री यानी से नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक रेखा खींची हुई होती है, एक रेखा यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ। चूंकि साउथ क्यों कहा गया, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध की ओर आता है, तो इसे कहा जाता है मकर रेखा। इसे क्या कहेंगे, मकर रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ के नीचे एक रेखा और खींची हुई होती है, यहाँ पर ये खींची होती है 66.5 डिग्री साउथ। इसे कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहा जाता है इसे, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, और नीचे ये फिर हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव। तो ये कुछ प्रमुख रेखाएं होती हैं इसमें। अब इसमें हम बात करते हैं कि हमारा भारत कहाँ है, भारत की स्थिति कहाँ है। तो भारत हमारा यहाँ पर ये आर्कटिक जो ये कर्क रेखा है यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, ये भारत के बीचों बीच से गुजर रही होती है। यहाँ पर इस तरीके से हमारा भारत यहाँ पर लोकेट करता है। अभी थोड़ा हम और इसके विषय में देख लेते हैं, फिर हम वहाँ पर उसके जो है डीपली उसके बारे में देखते हैं। तो ये कुछ प्रमुख रेखाएं हो गई। अब इसमें क्या करती है, कुछ जो प्रमुख रेखाएं और होती हैं जो इसको जो है अलग अलग गोलार्धों में बांटती हैं, उसको भी हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए एक जो ये चित्र मैंने बनाया है छोटा थोड़ा, देखिए एक जो ये बीच में रेखा खींची 0 डिग्री, तो मैंने आपको बताया कि जो ये रेखा है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कैसा, कौन कौन सा, ऊपर वाला हो जाता है आपका उत्तरी गोलार्ध। क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध।
अंग्रेजी में देखा जाए तो इसे कहा जाता है सदर्न हेमिस्फेयर, और इसे कहा जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये ऊपर वाला हो गया सदर्न हेमिस्फेयर, सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये हो गया नीचे वाला भाग क्या हो गया? सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। अब इसमें एक प्रमुख रेखा और है जो भी जो है पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, उसको भी देख लेते हैं। एक पहले यहाँ पृथ्वी का एक चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक रेखा इसमें और है जो यहाँ सर, यानी जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। एक रेखा ये सीधी रेखा खींची होती है, और इस रेखा को कहा जाता है प्राइम, क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन लाइन, या इसे हिंदी में कहते हैं हम प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक है, ये इसे ग्रीनविच मीन लाइन भी कहते हैं, या प्राइम मेरिडियन भी, इसे कई नामों से जाना जाता है, या इसे ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो इसे कई नामों से जानता है। ये भी क्या करती है, जो ये प्रमुख रेखा है, तो ये जो है समय का निर्धारण करती है। ठीक है, ये लंदन का एक प्रमुख शहर, एक जो है प्रयोगशाला है ग्रीनविच, वहाँ से बीचों बीच से गुजरती है, और इस रेखा का कार्य होता है कि ये रेखा भी क्या करती है? पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। कौन कौन से गोलार्धों में बांटती है हम देखते हैं। देखिए, जो यानी इधर वाला जो ये हिस्सा हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका पूर्वी गोलार्ध। क्या हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, इसे कहेंगे हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ये भी क्या करती है? ये भी जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो आज हमने इसमें जो है प्रमुख पृथ्वी के बारे में जाना, और जो कुछ प्रमुख जो रेखाएं खींची हुई हैं, काल्पनिक रेखाएं, उनके विषय में जाना। कुछ प्रमुख रेखाएं जो पृथ्वी को अलग अलग गोलार्धों में बांटती है, उसके विषय में जाना। तो यानी इसमें आशा है कि जो है आप सबको जो है थोड़ी जो है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हमारा जो मुख्य प्रश्न था वह पहले वाला कि भारत की स्थिति कहाँ है। तो अभी मैंने आपको क्लू दिया था कि भारत जो है, तो जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से गुजर रही होती है। तो उसको थोड़ा हम और समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं हम पृथ्वी का। ठीक, तो ये क्या हो गई? ये हो गई 0 डिग्री, इसे कहा गया है भूमध्य रेखा। ठीक, और इसके ऊपर यहाँ मैंने बताया था आपको ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी उत्तरी अक्षांश। तो ये रेखा, इसे हमने कहा था कर्क रेखा। क्या कहा था इसे हमने कहा था कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यानी अगर हम देखें तो इस तरीके से एकदम भारत हमारा स्थित है। अब हम इसमें अब इसको हम जानना है कि इसका जो है स्थिति कहाँ, एक्चुअल इसकी स्थिति कहाँ है। तो आप इसको देख पा रहे हो, जैसे कि अब आप देखिए, अब आप यहाँ पर आपने जो है मस्तिष्क का प्रयोग करिए कि भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, दो गोलार्धों में बांटती है। ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो इस हिसाब से तो भारत हमारा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। स्पष्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में है भाई, भूमध्य रेखा के ऊपर है, और ऊपर क्या है? ये क्या, कौन सा ये हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध। क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। तो भाई उसके हिसाब से भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन यहाँ पर मैंने एक रेखा और भी आपको बताई थी जो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। एक रेखा ये भी मैंने आपको बताई थी, जिसे कहा था मैंने प्राइम मेरिडियन लाइन। तो इस रेखा जो वास्तविक में जो रेखा है, तो ये रेखा है देशांतर रेखा।
तो अब आप देख रहे हो जैसे कि मैंने आपको पहले यहाँ समझाया था, तो अगर देखा जाए तो यानी भूमध्य रेखा, चूंकि ये है अक्षांशीय रेखा, भूमध्य रेखा कैसी है, अक्षांश रेखा है, एक अक्षांशीय रेखा है, तो इसके हिसाब से हमारा भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर रेखा के हिसाब से हमारा भारत कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में। ठीक, स्पष्ट क्लियर हो जाती है आपकी कि भूमध्य रेखा के हिसाब से यानी इस अक्षांश के हिसाब से उत्तर में, और जो है देशांतर के हिसाब से पूर्व में। तो इस प्रकार से भारत की स्थिति निकल के आती है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कैसे क्या निकल के आती है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यानी भारत की स्थिति कैसी है, भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। तो यहां लिख देते हैं भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, गोलार्ध में है। ठीक, भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांश के हिसाब से उत्तर में और देशांतर के हिसाब से पूर्व में। तो ये अब थोड़ा हम इसमें एक भारत का एक विश्व का मैप में भी समझ लेते हैं, आपने विश्व का मैप बना के भी हम देख लेते हैं कि भारत की वास्तविक जो इसकी स्थिति है वो कहाँ है। तो इसको मिटा देते हैं, हम एक छोटा सा भारत का मैप बना देते हैं और उसमें भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं हम इसको। तो कुछ इस प्रकार से वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा। तो इसमें हम भारत की स्थिति देखते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ है। तो इसके नीचे यानी इसके नीचे यहाँ पर है भूमध्य रेखा, यहाँ पे क्या हम नीचे, चूँकि स्पेस कम है तो आप जान लीजिए इसके नीचे क्या है, भूमध्य रेखा, और जो कर्क रेखा है वो एकदम यहाँ से गुजर रही होती है। ये क्या है, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा। ठीक, तो भूमध्य रेखा के हिसाब से उत्तर में है, और यहाँ पर जो है एक रेखा ये गुजर रही होती है, इसको कहा जाता है, हमने प्रधान, क्या कहा था इसको, प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक, तो उसके हिसाब से भी प्रधान यामोत्तर रेखा के हिसाब से पूर्व में और देशांतर रेखा के हिसाब से उत्तर में भारत जो हमारा भारत है वो स्थित है। तो ये आपने इसमें देख लिया। तो इसको हम मिटा देते हैं अभी। तो कुछ इस तरीके से आपने जो है भारत की जो है स्थिति देख ली। अब हम भारत के विस्तार के में देखेंगे कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको देखेंगे हम। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक भारत का चित्र यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी सीखनी है तो आपको जो है मैपिंग आनी चाहिए। आपको जो है भारत का मानचित्र बनाना सही से आना चाहिए और विश्व का मानचित्र भी बनाना आपको सही से आना चाहिए। विदाउट मैपिंग के आप ज्योग्राफी सीख नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपको एक प्रयास करके किसी तरीके से जो है मैपिंग सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ एक भारत का मानचित्र बना लेते हैं, एक छोटा सा मानचित्र बना लेते हैं हम यहाँ पे।
तो कुछ इस तरीके से हमारा सुंदर सा भारत जो है दिखता है। तो अब हम बात करते हैं इसमें कि भारत की भाई जो है भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले हम भारत का विस्तार जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं कि अक्षांश के हिसाब से भारत कहाँ से फैला है। तो जैसे कि आपको पता है कि एक ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है ये, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा तो यानी, और भूमध्य रेखा जो 0 पे खींची हुई होती है, 0 डिग्री पर। तो उसी तरीके से 1 2 3 4 यहाँ पर 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, भूमध्य रेखा से 1 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री और कुछ मिनट यहाँ से भारत, यहाँ से लेकर के ये नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक, ये जो पॉइंट देख रहे हो 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है, भारत का जो है विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अक्षांश के हिसाब से या अक्षांशीय विस्तार है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक का भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के देशांतरीय विस्तार की। तो भारत का देशांतरीय विस्तार यहाँ से हम देखते हैं इसको, यहाँ से इस पॉइंट से, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, यानी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अक्षांश के हिसाब से तो कहाँ पे है, उत्तर में, लेकिन जब हम देशांतर की बात करेंगे तो भारत पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा। तो जो है पूर्वी देशांतर, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। ठीक है, यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध गोलार्ध तक भारत की जो है इसका देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तो अक्षांश के हिसाब से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट इसका जो है देशांतरीय विस्तार है। यहाँ तक ये भारत हमारा फैला हुआ है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं जो ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए, कि भाई जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट तक इनके मध्य में कितनी अक्षांश रेखाएं स्थित हैं या गुजरती हैं। तो उसके लिए सीधा सी इसमें बात है कि इसमें क्या करना है हमको, इसमें हमें जो है 37 डिग्री 6 मिनट को माइनस करना है 8 डिग्री 4 मिनट। जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये कुछ निकल के आएगा 29 डिग्री 2 मिनट। ठीक, यानी इसको हम कह सकते हैं कि लगभग 30 डिग्री। ठीक, यानी यहाँ से लगा करके यहाँ तक में लगभग जो है 29 डिग्री 2 मिनट है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि इसमें लगभग 30 अक्षांश रेखाएं जो 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य जो है 30 अक्षांशीय रेखा गुजरती हैं, या जो है इनके मध्य इतनी रेखाएं गुजरती हैं। बात करते हैं हम इसके देशांतरीय विस्तार की कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट में कितनी अक्षांशीय रेखा देशांतरीय रेखा गुजरती है। तो उसके लिए भी सीधा सा है कि इसमें 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट को जब इसमें हम इसको माइनस करते हैं तो इसका कुछ निकल के आता है 29 डिग्री 18 मिनट। ठीक, यानी इसको फिर कह सकते हैं कि लगभग 30, लगभग कितना 30। तो यानी हम इसमें निष्कर्ष पे हम ये निकले कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक में भी 30 जो है 30 अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं, 30 अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं, और यहाँ से लगा करके यहाँ तक भी जो है 30 अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं। तो इस हिसाब से जो भारत की स्थिति होती है वो होती है जो है समचतुष्कोणीय, यानी जो भारत की आकृति है तो वो होती है समचतुष्कोणीय, क्योंकि 30 डिग्री इधर भी है और 30 डिग्री उधर भी है। ठीक, ये आपने जाना। अब हम इसमें देख लेते हैं कि भारत का भाई जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर, यानी यहां से लगा करके
यानी यहाँ से लगा करके यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ठीक, और यहाँ से लगा करके इस पॉइंट से लगा करके इस पॉइंट की जो है चौड़ाई कितनी है। तो इसकी लंबाई की बात जब हम करते हैं तो इसका जो डेटा आता है वो है, यानी इसकी लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई आती है वो आती है 3214 किलोमीटर, ठीक। और इसकी जो पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई की बात करते हैं तो वो इसका जो डेटा निकल के आता है वो है 2933 किलोमीटर, ठीक, इतना ये निकल के आता है। अब इसमें आप कहोगे जो है मुझे कि सर कि जब इनकी जो है दोनों की जो अक्षांश रेखाएं, यानी जो इनकी जो है लगभग अक्षांश रेखाएं भी 30 हैं और देशांतर रेखाएं भी 30 हैं, तो ये डिफरेंट क्यों देखने को मिलता है। इसमें हमें लगभग जो है कितना डिफरेंट देखने को मिलता है उसको हम देख लेते हैं। यानी 3214 माइनस 2933, यानी ये लगभग इसको जब हम इसको इसमें घटाएंगे तो ये 281 का कुछ अंतर हमें देखने को मिलता है। ये अंतर क्यों देखने को मिलता है? ये अंतर इसके लिए देखने को मिलता है क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं हैं, एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट करिए कि क्यों जो है हमें ये अंतर देखने को मिलता है जब लगभग इनकी जो है देशांतर और अक्षांश रेखाएं समान हैं, तो ये अंतर क्यों है? तो इसका उत्तर में आप कमेंट में करिए, कमेंट करिए, मैं तब तक के आपको इसे बताता हूँ। क्या होता है कि हम यहाँ पर पहले एक पृथ्वी का एक ग्लोब बना लेते हैं, यानी पृथ्वी का प्रतिरूप। अब इसमें मैंने आपको बताई थी कि जो अक्षांश रेखाएं हैं फ्रेंड्स, तो ये समांतर गुजरती हैं, यानी इनके जो बीच की दूरी होती है वो एक समान होती है, यानी कहीं ना कहीं कम होती है ना कहीं ज़्यादा होती है, ना कहीं कम होती है ना कहीं ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, तो देख लीजिए इसको, तो जैसे जैसे ये भूमध्य रेखा पे तो इनकी बीच की दूरी तो समान रहती है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों पे जाती हैं इनकी जो बीच की दूरी होती है वो कम होती जाती है। अब इसमें सबसे जो है बड़ा प्रश्न ये है कि भाई एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी है और एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी कितनी है, तो उसको पहले देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अक्षांश का देखते हैं कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी है। तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कहीं कहीं पर आपको पॉइंट भी देखने को मिलता है, 111.6, कहीं पर 111.3, मतलब कहीं की अलग अलग किताबों में ये देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसको हम औसतन देखें तो 111 किलोमीटर जो है इनकी दूरी होती है। सेम वही चीज़ देशांतर में भी होती है, जो देशांतर में इनकी जो बीच की दूरी होती है वो भी जो है लगभग 111 होती है। क्या होती है? लगभग 111। कितनी होती है? लगभग 111 ही होती है। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अब चूंकि भाई अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर यहाँ भी होगी, यहाँ भी हर जगह होगी, लेकिन देशांतर रेखाओं में ऐसा नहीं होगा। देशांतर रेखाओं में इनके बीच की दूरी यहाँ पर तो समान होगी, लेकिन जब ये आगे की ओर बढ़ेंगे, ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, जब ये ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो इनकी जो बीच की दूरी होगी कम होती जाएगी। इसी कारण जो है हमें ये इतना जो है इसको अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, इतना अंतर हमें देखने को मिलता है। इसको हम जब इसमें करते हैं, जब इसको हम यहाँ पर इसका गुणा भाग करते हैं तो देख लीजिए, उनतीस डिग्री 2 मिनट 111, जब ये बराबर निकल के आपका 3214। अब इसमें कुछ आप जब करोगे इसको कैलकुलेट करोगे तो इसमें थोड़ा अंतर दिखाई देगा, क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि इनके जो अक्षांश और देशांतर के जो मध्य दूरी का फ़र्क होता है। देशांतर में अक्षांश में समान होते हैं, लेकिन देशांतर में क्या होती हैं कि इनकी जो है ध्रुवों जो है भूमध्य रेखा पर तो बराबर होती है, लेकिन ध्रुवों पर थोड़ी घटती जाती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों पर जाते हैं इनकी जो बीच की दूरी होती है वो कम होती जाती है। तो ये कुछ इतना होता है, और ये 29 डिग्री 18 मिनट। तो जब इसको करते हैं तो ये भी लगभग क्या होता है 2933। अब इसमें जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसमें थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देगा। अंतर क्यों दिखाई देगा? क्योंकि इनके जो बीच की दूरी होती है वो 111.6, कहीं 3, कहीं 4। तो ये अगर आपको इसमें कैलकुलेट करने में थोड़ा बहुत अंतर आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस वही है कि इसमें 111.6, 111.3 का भी अंतर होता है। सिर्फ मैंने आपको औसत से समझाया है, तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये जो है भारत का जो है
आपने विस्तार देखा। क्या देखा? विस्तार देखा। अब हम भारत के जो है प्रमुख अंतिम बिंदुओं की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? अंतिम बिंदुओं की। यहां लिख देते हैं हम भारत के, यहां दिख नहीं रहा होगा आपको, भारत के अंतिम बिंदु। ठीक, भारत के अंतिम बिंदु। तो इसमें देखते हैं कि भारत का जो सबसे उत्तरी अंतिम बिंदु है, जो अंतिम छोर है, तो यहाँ पर ये है और इसका नाम है इंदिरा, क्या नाम है इसका? इंदिरा कॉल। और ये पड़ता है लद्दाख में। कहाँ पर? इसको कॉल थोड़ा स्पष्ट लिख देते हैं, कॉल। और ये पड़ता है लद्दाख में। लद्दाख क्या है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख है। तो सबसे उत्तरी, यहां पर हम लिख देते हैं उत्तरी, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में है, सबसे उत्तरी बिंदु है। बात करते हैं सबसे पश्चिमी बिंदु की। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हम देखेंगे तो यहाँ देख लेते हैं हम। यहाँ पर एक गुजरात है, गुजरात के पास एक स्थान है गौरमोता। क्या नाम है? गौरमोता। तो गौरमोता है, तो ये भारत का जो है सबसे अंतिम बिंदु है। उसके बाद पाकिस्तान लग जाता है। तो और ये पड़ता है गुजरात में। ठीक है, और ये जो है वहाँ का सबसे अंतिम बिंदु है। ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी जो है अंतिम बिंदु, सबसे पश्चिमी अंतिम बिंदु। ठीक, हमने जो है सबसे उत्तरी और सबसे पश्चिमी देखी। अब हम सबसे पूर्वी देखते हैं कि सबसे पूर्वी अंतिम बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश पड़ता है में एक स्थान है किबिथू। इसे वालांगू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वालांगू। तो ये भारत का सबसे जो है सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु। ठीक, इसका जो है इस स्थान पर जो है हमारा चाइना के साथ विवाद चल रहा है। चाइना कह रहा है कि ये हमारा है, लेकिन ये भाग हमारा है, लेकिन चाइना जो है ज़बरदस्ती से इसे अपना भाग बता रहा है, लेकिन ये है हमारा भाग। और यहाँ पर गौरमोता पर यहाँ हमारा पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा है। पाकिस्तान कह रहा है हमारा है, लेकिन ये बेसिकली हमारा भाग है। तो ये चीज़ें आपको देखनी। बात करते हैं भारत की जो है दक्षिणी बिंदु, क्योंकि 3 हो गए, सबसे उत्तरी, सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी। बात करते हैं दक्षिणी बिंदु की। अब दक्षिणी बिंदु में आपको जो है एग्ज़ाम जो पेपर सेट करते हैं, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो या वनडे एग्जाम्स हो, इसमें जो है तो इसमें अब आपको इस प्रकार जो ये पॉइंट रहेगा, ये आपको फंसाने वाला पॉइंट रहेगा। कैसे रहेगा? देखिए, भारत के दक्षिणी बिंदु में थोड़ा इसमें बहुत टॉपिक जो है थोड़ा ट्रॉपिकल हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। कैसे? क्योंकि भारत के अंतिम बिंदुओं को हम 2 आधार पर देखते हैं, 2 आधारों पर देख करके पढ़ते हैं। देखिए, एक मुख्य भूमि के हिसाब से और एक भारत जो है सिर्फ जो है मात्र दक्षिण इसका बिंदु। तो इसके दक्षिणी बिंदु में हम मुख्य भूमि के हिसाब से भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है और भारत का दक्षिणी बिंदु कैसा है, तो ये आपको इसमें अपने जो है मस्तिष्क में इस बात को रखना है कि अगर आपसे वो कह रहा है कि मुख्य भूमि के हिसाब से भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तब उसमें दूसरा होगा। और अगर आपसे स्पष्ट कहे कि भारत का दक्षिणी बिंदु है, तब वो अलग होगा। तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो अगर बात की जाए भारत का मुख्य भूमि के हिसाब से अंतिम बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो वो यहाँ हम लिख देते हैं मुख्य भूमि। ठीक, मुख्य भूमि के हिसाब से यहाँ पर है कैप कमोरिन। क्या है? कैप कमोरिन। क्या है? कैप कमोरिन है। इसे कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कुमारी अंतरीप। ठीक, तो ये कैप कमोरिन है, सबसे मुख्य भूमि के हिसाब से कैप कमोरिन है। लेकिन अगर बात करें भारत के दक्षिणी बिंदु की, तो ये कैप कमोरिन नहीं होगा। आपको पता है कि यहाँ पर जो है मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है कुछ हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
क्या नाम है उसका? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। तो इसका जो ये ऊपर इसको दो भागों में, इसको अंडमान और निकोबार दो भागों में बांटा गया है। तो यानी जिसका जो यहाँ पर ये ग्रेट निकोबार है, क्या है? ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार पर यहां पर एक स्थान है जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जो है यहां पर स्थित है ये, यानी इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो भी देख लीजिए आप। इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है, इसकी अक्षांशीय स्थिति 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, ठीक, नॉर्थ है। और इसकी जो भूमध्य रेखा से, यानी इस रेखा से इसकी जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर, ठीक। ये भूमध्य रेखा से इस स्थान की दूरी कितनी है? इस स्थान की यानी इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। और इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो 6 डिग्री 45 मिनट है। तो इंदिरा पॉइंट जो है तो वो भारत का दक्षिणी बिंदु है, ना कि मुख्य भूमि के हिसाब से। तो दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है फ्रेंड्स, देख लीजिए। इसको जो है हम देख लेते हैं। इसको पहला पिग्मेलियन पॉइंट, दूसरा है ला हिंचिंग पॉइंट, पार्सन पॉइंट, के नाम से जाना जाता था। और इंदिरा पॉइंट जो है अब ये पानी में डूब चुका है। 2004 में आई सुनामी के कारण अब ये पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये पूरी तरीके से पानी में एकदम ढह गया है। अब ये आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो अब आपने इसमें समझ लिया कि इंदिरा कौल भारत का सबसे जो है उत्तरी बिंदु, गौरमोता सबसे पश्चिमी बिंदु, मुख्य भूमि के हिसाब से कैप कमोरिन, जैसे कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है, कीप की आकृति इसकी होती है। और उसके हिसाब से भारत का दक्षिणी बिंदु अगर देखा जाए तो वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो नाम पड़ा है वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम से पड़ा हुआ है, इसका नाम इंदिरा पॉइंट। अब ये पानी में डूब चुका है। कैसे डूबा? 2004 में आई सुनामी के कारण ये है पूरी तरीके से जल में मग्न हो चुका है, यानी डूब चुका है। तो लगभग ये जो है आपने इसको समझा है थोड़ा। अब हम जो है इसको आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। आप इसको क्या करिए, इसको नोट जरूर करिए, इसके नोट्स जरूर बनाते जाइए आप। बाय मैपिंग इसके नोट बनाते जाइए। नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। नोट्स अगर आपके होंगे तो आपकी जो है तैयारी या जो भी आप किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो वो एकदम जो है सुचारू रूप से होती रहेगी, क्योंकि मैप एक ज़रिया होती है रिवीजन का। तो इसके नोट्स ज़रूर बनाइए आप। एक स्पायरल नोटबुक ले लीजिए और उसमें जो भी मैं आपको समझाऊं तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप उसमें जो है इसको इसी तरीके से मैप के हिसाब से आप जो है उसमें भी उसको नोट्स अपने बेहतर बनाते जाइए। तो हम इसके जो है आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, बात करते हैं भारत की जो है क्षेत्रफल कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ लिख देते हैं भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल जो है फ्रेंड्स कितना है? 32,87,000 लिख देते हैं यहाँ पर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक। इतना जो है भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान रखता है। एक रिपोर्ट आई थी 2015 में, यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक। क्या नाम था? यहाँ लिख देते हैं यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक
ईयर बुक 2015। तो उसने कुछ ग्राफ के माध्यम से जो है समझाने का प्रयास किया था कि भारत की जो है, तो भारत का क्या भारत की स्थिति 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो उसने ग्राफ बनाया था इस तरीके से। तो उस ग्राफ के अनुसार जो सबसे बड़ा देश था क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो था आपका रूस। क्या था? रूस था। रूस के बाद जो दूसरे नंबर पर देश था वो था आपका कनाडा। कनाडा के बाद जो तीसरे नंबर पर देश था वो था आपका यूएसए। ठीक। चौथे नंबर पर आपका था चाइना। पांचवें नंबर पर था आपका ब्राज़ील। छठे नंबर पर था आपका ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पर था आपका भारत। तो कुछ इस प्रकार से उसने ग्राफ बना के समझाया था कि सबसे बड़ा रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो देशांत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान रखता है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा रखता है। लेकिन अब शायद हमने जो है जनसंख्या के हिसाब से जो है हमने चाइना को भी पछाड़ दिया है। अगर सबसे अधिक बात करें जो है जनसंख्या की दृष्टि से कौन कौन से देश हैं, तो उसमें जो है चीन है, भारत है, संयुक्त अमेरिका है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, ब्राज़ील है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, रूस है और मैक्सिको है। तो ये कुछ प्रमुख देश हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं। तो यूनाइटेड नेशन ईयरबुक 2015 के अनुसार रूस, कनाडा, रूस सबसे बड़ा, उसके बाद कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। जनसंख्या के हिसाब से चाइना हमसे ज़्यादा आगे है, लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि अभी ऑफिशियल कोई डेटा नहीं आया है इसका, इसके लिए हम ये मान सकते हैं कि अभी चाइना आगे है। लेकिन मुझे लगता है कि हमने जो है चाइना को ओवरटेक कर दिया है, मतलब उसको हमने पिछेड़ दिया है जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन अब कुछ इसमें लोग ये कहते हैं कि जो चाइना है तो वो मतलब आगे है क्योंकि उसके पास जनसंख्या है, फिर भी वो आगे है। क्योंकि इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि भले ही उसके पास जनसंख्या हमसे ज़्यादा है या हमारे बराबर है, जो भी है, लेकिन उसके पास क्षेत्रफल भी तो ज़्यादा है। हमारे पास 7वें नंबर पे हैं और वो चौथे नंबर पे है, यानी हमसे ज़्यादा उसके पास क्षेत्रफल है। साथ ही साथ उसके वहाँ जो उनकी जो किसी भी चीज़, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी औद्योगिक क्षेत्र हो या कोई भी तकनीकी का क्षेत्र हो, उसमें वो आगे हैं और हमारे वहाँ ये चीज़ की कमी पाई जाती है। तो इस लिहाज से जो है तो ये चीज़ें आपको देखने को इसमें मिलती हैं। बात करते हैं भारत की, तो भारत आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। और भारत चूँकि एक विशाल देश है, भारत एक विशाल देश है। 1947 से आज़ादी, 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद तुरंत जो है विभाजन का इसे जो है दंश झेलना पड़ा, विभाजन हुआ। और इधर पाकिस्तान का हमला, जब जो है हमारे भारत का जो एक हिस्सा है जिसे हम जो है पाक अधिकृत कश्मीर जिसे कहा जाता है, POK, उस पर जो है हमारा, चूँकि वो भारत का हिस्सा है लेकिन उस पर जबरन जो है पाकिस्तान का कब्जा है। और 1962 में जो अक्साई चीन एक हिस्सा, हमारा पहले हिस्सा था, उस पर जो है चीन का कब्जा है। तो इस प्रकार के कई प्रकार के जो है दंश को झेलते हुए, कई प्रकार की त्रसदियों को झेलते हुए अगर भारत आज यहाँ पर पहुँचा है तो एक बहुत बड़ी बात है। आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचना। समझ लीजिए एक प्रकार का बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है भारत ने, और आज भारत जो है नए नए जो है चीज़ों को महसूस कर रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो। एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि भारत की जो है शिक्षण व्यवस्था ऐसी नहीं, बेकार है, नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षण व्यवस्था सही है, लेकिन इसको और आवश्यकता है बेहतर करने की, इसको और बेहतर किया जा सकता है, शिक्षण व्यवस्था को और सुधारा जा सकता है। अगर भारत में करप्शन, पॉपुलेशन और ये सब चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए, पोल्यूशन, तो क्या है कि हम बेहतर मुकाम आज भी प्राप्त कर सकते हैं। भारत के पढ़े हुए लोग विदेशों में बढ़िया बढ़िया जो है पोस्ट पर जॉब करते हैं, क्योंकि जो है उनको वहाँ जो है अच्छा मानदेय मिलता है। ज़रूरत है यहाँ पर भी वो स्किल डेवलप करने की और यहाँ पर भी वो चीज़ें आगे बढ़ाने की।
आज जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हम आगे हैं। आज हमने जो है हमने चाँद पे भी फतह किया है। तो यानी हर जितने भी अगर यानी प्रतिद्वंदी के रूप में, यानी हम हर देशों के साथ जो है खड़े हैं, उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं उनका मुकाबला करने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से है भारत। और भारत के बारे में बात करें तो भारत जो है तो वो 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में बटा हुआ है। कितने बटा हुआ है? 8 यूनियन टेरिटरीज़ में बटा हुआ है। कौन कौन से वो यूनियन टेरिटरी स्टेट हैं वो हम देख लेते हैं थोड़ा। भारत बटा हुआ है 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। केंद्र शासित प्रदेश 8 और राज्य कितने हैं इसमें? और राज्य हैं 28। इन केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एवं नगर हवेली, दमन दीव में को भी उसमें जोड़ दिया गया है। उसके बाद लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार के कुछ ये 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। राज्यों की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है तो वो उत्तर प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। बात की जाए अगर क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, इसको देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक। और अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें थी जो मुझे वहाँ बतानी आवश्यक लगी। बात करते हैं अगर कि जो है केंद्र शासित प्रदेशों में जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो दिल्ली है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश बड़ा राज्य है तो वो दिल्ली है। तो कुछ इस प्रकार से आज की इस क्लास में मैंने जो है आपको भारत के भूगोल के अंतर्गत ये जो पहली हमारी जो क्लास है तो ये है भारत की स्थिति और विस्तार। आशा है कि मैंने इसमें आपको बढ़िया समझाने का प्रयास किया है और मैंने बेहतर समझाया भी है आपको। और मेरा प्रयास यही रहेगा आगे, अगर इस YouTube चैनल के माध्यम से हम जितनी भी क्लासेस आप सबके लिए लाएंगे वो क्लासेस आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। बस ये है कि आप मुझे जो है सपोर्ट करिए और क्लास को जो है इस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें और जो है इसको पूरा देखें, पूरी क्लास को देखें और उसको पूरा समझें, बीच में स्किप ना करें। और मिलते हैं किसी जो है अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।